सीएनबीसी आवाज पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज पहला कदम की इस खास मुहिम में हम पहुंचे हैं पंजाब, और पंजाब में अमृतसर के पास 40 किलोमीटर दूर एक बहुत ही बेहद खूबसूरत गांव है। जी हाँ, इसका नाम है मेहता गांव। और आज हम यहां पर एक खास लोकेशन पर आए हैं। मेहता गांव के संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा एकेडमी के तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। और पहला कदम में ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मुंबई और बड़े शहरों में निवेशकों को सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें अहमियत बताते हैं कि निवेश की क्यों जरूरत है, बल्कि हम छोटी छोटी जगहों पर पहुंचकर और इन नौजवानों के साथ आज हम निवेश की शुरुआत करने के लिए इनका पहला कदम उठाने की मदद करेंगे। और इस कोशिश में हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित चौधरी जी है और साथ ही अरुण सिंह। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले मैं हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछूं कि किस तरह से आप सबको निवेश की और बचत की शुरुआत करनी चाहिए। उससे पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ज्यादातर बच्चे मेरे ख्याल से 10वीं से 11वीं और 12वीं क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं? बहुत, सब लोगों को बहुत पैसा कमाना है। वेरी नाइस। चलिए, अच्छा ये बताइए फिर क्या करेंगे आप, बिजनेस या फिर नौकरी? नौकरी करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, पैसा बचाएंगे और फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे सारे बच्चे तैयार हैं ये जानने के लिए कि किस तरह से निवेश किया जाए, किस तरह से बचत की शुरुआत की जाए। अरुण जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत की जाए। इस उम्र में जब ये बच्चे 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, इनके लिए सेविंग का क्या मतलब है, बचत का क्या मतलब है, और क्यों इस उम्र से ही इन्हें बचत के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है अनिल जी। आमतौर पे हमने ये देखा है कि बचत के बारे में जो आम राय है वो ये है कि पापा ने कुछ पैसे दे दिए, मैंने उसे खर्च कर लिया, तो हमारी बचत का जरिया हमारे पिता या माता है। बट पीछे अगर आप इतिहास देखते हैं तो हमारे टाइम में हुआ करता था, आपके एक गुल्लक हुआ करती थी, महीने के अंत में आपको कुछ पैसे दे दिए जाते थे, आप गुल्लक में वो पैसे डाल के जोड़ते थे। अपने मित्र के बर्थडे पे या भाई के बर्थडे पे, बहन के बर्थडे पे अपने लिए कभी कुछ लेना है तो आप उस गुल्लक का इस्तेमाल करते थे। मेरे ख्याल ये पहला कदम है आपकी बचत की तरफ, ये एक शुरुआत है। मगर ये एक इशारा भी है कि किस तरीके से आप अपनी बचत को संचय कर सकते हैं, किस तरीके से आप बचत एक हैबिट के तौर पे, एक आदत के तौर पे डाल सकते हैं। तो शुरुआती तौर पे 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-4 साल 5 साल और पढ़ाई करेंगे और उसके बाद शायद बिजनेस में या नौकरियों में आएंगे। तब तक की बचत के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट हुआ वो खोल लिया, उसमें कुछ पैसा जोड़ना चालू किया, कुछ बैंक में एफडी के तौर पे माता पिता जी के सहयोग से आपने कुछ बचत करनी चालू की जो भविष्य में आपके काम आएगा। ये मेरे ख्याल शुरुआती तरीका हो सकता है बचत का। ये बताइए, आप में से कितने लोगों को पॉकेट मनी मिलता है? पॉकेट मनी मिलता है आपको? पापा से, मम्मी से मिलता है? वेरी नाइस। और जिन लोगों को नहीं मिलता है वो अब आज ही जाकर डिमांड करें, अपने पापा मम्मी से कहें मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए। और दूसरी बात आपको जो करनी है, अपनी बर्थडे पर अपने पापा मम्मी से कहिए कि मेरा बैंक अकाउंट खोले। क्या खोलना है? और इस बार है ना, गिफ्ट थोड़े कम लेना, आप लोग पैसे ज्यादा लेना और उस पैसे को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। सेविंग की शुरुआत करनी है आपको सीएनबीसी आवाज के साथ। तो पहला काम, अगर पॉकेट मनी नहीं मिल रहा है तो पॉकेट मनी मांगिए, लेकिन पॉकेट मनी को पूरा का पूरा खर्च न कर दें। बिल्कुल, ये बताना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है साहब। जैसा अनिल जी ने कहा, ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी पैसा हमें मिल रहा है, आज एक सीमित पैसे मिल रहे होंगे पॉकेट खर्च के जरिए, पॉकेट खर्च के माध्यम से, मगर क्या मैं उसका इस्तेमाल सही समय पे कर रहा हूं? आमतौर पे, और मैं भी ये गलती करता रहा हूं, सो मैं आपसे अलग नहीं रहा हूं। बचपन में पैसा मिला और मैंने उसे खर्च कर दिया, कभी दोस्तों के साथ कुछ खा पी लिया, कभी पिक्चर देखने चले गए, कभी शर्ट खरीद ली, या किसी इसी तरह की चीज में मैंने उसे खर्च कर दिया। मगर एहसास कुछ समय बाद ये हुआ कि अगर ये पैसा मैं जोड़ के रखता, शायद आगे मुझे ज्यादा बेहतर जगह पे इस्तेमाल करने का मौका मिलता। सो जो भी पैसा आपको मिल रहा है, जैसा अनिल जी ने सुझाव दिया, आप अगर बैंक अकाउंट खोल रहे हैं अपना, उसमें जमा कराएं, और जरूरत के वक्त पर, किसी खास मौके पर, और वो मौका कुछ भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई के लिए किसी किताब की जरूरत से लेके अपने किसी मित्र का, या हो सकता है माता पिता के वेडिंग एनिवर्सरी पे ही आपको गिफ्ट देना चाह रहे हो,
तो उस जगह पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक शुरुआत भर है। कल को अगर आप लंबे समय के लिए अपने लिए कुछ पैसा जोड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, नौकरी के लिए हो, जैसा हमारे ज्यादातर दोस्तों ने ये कहा कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, पैसे की शुरुआत हमेशा छोटे पैसे से ही होगी और यही पैसा कल को आपकी जो भी उम्मीदें हैं, कुछ लोगों को बाइक खरीदनी होगी, किसी को कार खरीदना होगा, किसी को घर लेना होगा, किसी को ब्रांडेड कपड़े पहनने होंगे, घड़ी पहनने होंगे, ये सारी जरूरतें आपकी इसी छोटी शुरुआत से होगी। सो जो बात अनिल जी ने पूछी उसके जवाब के तौर पे मैं ये कहूंगा, आप अपने खर्चे सीमित करें, जहां जरूरी है वहां जरूर करें, मगर फिजूल खर्ची रोकें। जो पैसा आप बचा सकते हैं उसे बचा के आप अपने सेविंग अकाउंट में डालें और अपने माता पिता की सलाह से उसे निवेश करें। तो अरुण जी जो कह रहे हैं, जो कुछ भी पॉकेट मनी आप लेंगे ना अब अपने पेरेंट्स से, उसे खर्चा करना है, सारा का सारा नहीं बचा लेना है। 100 रुपए मिल रहे हैं तो 80 रुपए खर्च कीजिए, लेकिन 20 जरूर बचाइए। और एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, अब है ना अगली बर्थडे पे आप अगर है ना सबको बोलेंगे कि मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया है, मुझे आप 100 रुपए दीजिए, 200 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, आपको कोई भी रिलेटिव आपको मना नहीं करेगा और बड़ा अमाउंट हो जाएगा। उस बड़े अमाउंट का फिर अच्छा, यहाँ बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स है, लड़के हैं जो अभी 18 साल के होने बाकी है, लेकिन 18 साल के होने के बाद में आपको एक अच्छी बाइक खरीदनी है ना। कितने लोगों को खरीदनी है बाइक? अरे बाइक से लगता है बाइक की बजाय कार खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। कार कितना खरीदना चाहते हैं? कितने लोग कार खरीदना चाहते हैं? वेरी गुड। तो चलिए आप सबके लिए, जब आप अब से लेकर 18 साल तक के होने वाले हैं, पैसा बचाना शुरू कीजिए, बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू कीजिए, पॉकेट मनी में से बचाइए। बचत तो शुरुआत कर लेंगे, लेकिन बचत के बाद एक और बड़ा सवाल है कि एक आध बार पैसा बचा लिया, ये रेगुलर हैबिट जी कि हर महीने की पॉकेट मनी में से कैसे बचाना है, या हर साल किसी भी ओकेजन पे पैसा मिल रहा है तो उसे कैसे बचाना है, वो आदत कैसे डालनी है इन्हें? ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग इसका उत्तर भी है। आपके पास कई माध्यम है पैसे बचा के उसे निवेश करने के। आमतौर पे जो निवेश करने के जरिए हैं उसमें प्रचलित तरीके ये हैं कि आप बैंक में एफडी कर दिया आपने, या आपने अगर बड़ा पैसा है तो आपने कुछ जमीन खरीद ली जिसे रियल एस्टेट आप कह रहे हैं, या आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसमें आपने लंबे समय में अच्छा पैसा बनाया। और इन सब से मिलता जुलता एक तरीका है म्यूचुअल फंड, जिसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप एक निश्चित रकम हर महीने आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5 साल, 10 साल, 20 साल के वक्फे में आप पाएंगे कि एक अच्छी खासी रकम आप इकट्ठी कर लेते हैं। सो ये कुछ एक तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं, और बच्चों के लिए खासतौर से ये सबसे मुफीद तरीका हो सकता है एक लंबे समय में अच्छा पैसा जोड़ने का। पहला कदम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम बातचीत जारी रखेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आप भी बने रहिए। ये स्कूल की स्थापना करने का एक ही मनोरथ था, एक ही संकल्प था कि जो गांव में लोग बस रहे हैं, गांव के जो बच्चे बच्चियां हैं, उनको उच्च विद्या की सिखलाई देने के मकसद के लिए, और जो गरीब लोग थे जिन्हों के पास ऐसा इस पूरे एरिया में ऐसा कोई अदारा ना होने के कारण बहुत मुश्किलें आती थी, इसके लिए इस स्कूल की स्थापना की गई। आपको लंबे समय तक के लिए पैसा बचाने की आदत डालनी है और उसको बचाने के बाद उसको निवेश की तरफ कैसे बढ़ाना है, वो हम अमित चौधरी साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वेटू वेल्थ से आए और ये इन्वेस्टमेंट पर बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं। अमित जी, बच्चों का मन तो बन गया है पैसा बचाने का, बचाएंगे भी लग रहा है, और ये सारे जितने बच्चे हैं ना, मैं शक्ल देख रहा हूँ, सारे भोले भाले बड़े सच्चे बच्चे हैं। धन्यवाद। है ना ऐसे? बिल्कुल है। चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो अब इनमें ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे आगे बढ़े। देखिए अनिल जी, मैं बच्चों को एक एडवाइस बिल्कुल देना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग सारे बिगिनिंग ऑफ करियर में है, प्रोबेबली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये लोग जॉब ज्वाइन करेंगे या बिजनेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई एक एसेट क्लास होते हैं, जैसे अरुण जी ने कहा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियल एस्टेट एक जरिया हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट एक जरिया हो सकता है, देन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक जरिया हो सकता है, देन इक्विटी मार्केट एक जरिया होता है। जो इक्विटी मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो, कई अगेन मल्टीपल जरिए निकलते हैं वहां से। तो यहां आपको अगर एक तरह का फिक्स्ड आपको आमदनी चाहिए तो फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है एक जरिया,
और अगर आपको लंबी अवधि तक इन्वेस्टमेंट करना है और आपको उतार चढ़ाव का फायदा भी लेना है तो एक म्यूचुअल फंड एक जरिया है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर है ना, ये शायद इन लोगों के लिए ये सारे शब्द नए हैं, कई इनमें से हमारे ये यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो पहली बार इन शब्दों को सुन रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी मैं बेसिक्स पे आपसे इनके लिए जानकारी लेते जाऊं। पहली बात, जब ये बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, सेविंग बैंक अकाउंट होगा। सेविंग बैंक अकाउंट का क्या मतलब है और सेविंग बैंक अकाउंट में ये कैसे पैसा रख सकते हैं, यहां से शुरुआत की जाए। बिल्कुल, अगर हम सेविंग्स बैंक अकाउंट की बात करें, आज आप जो भी जैसे पिगी बैंक का हमने जिक्र किया, आप पैसा बचपन में हम जैसे पिगी बैंक में हम पैसा डालते थे, उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि 2 साल या 3 साल में जब वो भरता था, भरने के बाद जब हम उसको तोड़ते थे, गोलक जिसके हम कहते हैं पंजाबी में गोलका, सो उसमें क्या है कि अब आपने अगर 100 रुपया 1 रुपये का कॉइन डाला, उसमें निकलता 100 रुपया ही निकलता है। उसमें आपका 2 साल में जितने भी पैसा आपने उसमें डाले हैं उसका किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न नहीं मिलता है। तो अगर वही चीजें गोलका में बगैर डाले वो चीज अगर बैंक में आप जमा करते हो तो ऐसा बैंक आज के डेट में सेविंग्स जो बचत खाता होता है उसमें भी 6% का रिटर्न मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी के समय में आप अगर बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हो तो आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न एक फिक्स हो जाएगा, ये इतना रिटर्न आपको मिलेगा। अब मैं जोड़ता हूं इस बैंक अकाउंट को इक्विटी मार्केट से, किस तरह आप इस बैंक अकाउंट का जो भी पैसा आपने जमा किया जिससे 6% का रिटर्न आपको मिल रहा है उसको किस तरह से आप बढ़ाए जा रहे हैं। मैं अमित जी इक्विटी मार्केट पे भी आऊंगा, लेकिन थोड़ी और बेसिक्स इनको बच्चों को बताना चाहता हूं। पहले ये बताएं, आप में से कितने बच्चों के बैंक अकाउंट है? अरे वाह! और आप पैसा जमा करवाने जाते हैं बैंक में? बैंक में कितने लोग गए अभी तक? वेरी नाइस। अरे यार, आप तो बड़े समझदार बच्चे हो। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोगों ने बैंक में अभी अब तक कभी भी पैसा जमा करवाया अपने अकाउंट में, या पापा ही करवाते हैं? आप भी कभी जाके करवा के आए हैं? अच्छा, कुछ बच्चे हैं। तो चलिए, आपकी अच्छी बात है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट है वो अब बैंक जाकर पैसा जमा करवाना शुरू करें, और जिनके नहीं है उन्हें तुरंत खुलवाने हैं, ठीक है ना। सेविंग बैंक का बताया आपको अभी अमित जी ने कि किस तरह से सेविंग बैंक में आप पैसा रखकर, क्योंकि अगर आप गुल्लक में पैसा रखेंगे तो उतना का उतना ही रहने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। बैंक में पैसा रखेंगे तो ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ पैसा बढ़ेगा, 6%, 8%, 10%, राइट। लेकिन इसके साथ ही एक और तरीका है पैसा लगाने का, क्योंकि आपको तो पैसे की वापस तुरंत जरूरत है नहीं, जरूरत होगी तो आपके पेरेंट्स हैं वो देंगे, तो इन्हें एफडी करवाने का एक ऑप्शन है कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए एफडी करवा दी जाए। एफडी कैसे होती है और एफडी क्यों करवानी चाहिए बच्चों को, वो बताएं। बिल्कुल, जैसा हमारे मित्र अमित जी ने बताया, सेविंग अकाउंट एक जरिया हो सकता है शुरुआत के लिए, और मैं इसकी तुलना आपके पॉकेट की तरह करूंगा कि आप पॉकेट में पैसा डालते हैं, यहां पे पॉकेट में ना जाके आपने बैंक में वो पैसा डाल दिया जो आपके नाम से जमा हो गया। आपको जब जरूरत है तब पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं, और अपनी जरूरत के हिसाब से आप पैसा निकलवा भी सकते हैं। दोनों ही चीज संभव है वहां पे। फायदा क्या कि वो सुरक्षित रहेगा, जेब से गिर सकता है, घर में चोरी हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन बैंक में वो कदरन सुरक्षित रहता है। एक तो ये फायदा। दूसरा, जैसा अनिल जी ने बताया, उस पर आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा जो आपके पैसे को बढ़ाएगा। अगर आपने 1000 रुपए जमा किए और 4% के हिसाब से भी ब्याज मिला तो कम से कम आपका 40 रुपए साल के अंत में उसमें जुड़ जाएगा। सो इस तरीके से आपका पैसा बढ़ रहा है। मगर क्या आपको लगता है 1000 का 1040 हो जाना काफी है? शायद नहीं। तो इससे थोड़ा सा बेहतर तरीका क्या हो सकता है? वो होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसका जिक्र अनिल जी कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में एक निश्चित अवधि के लिए आप बैंक को ये पैसा देते हैं, 2 साल, 1 साल, 5 साल, जो भी आप डिसाइड करते हैं, जो भी आप निर्णय लेते हैं, उसके आधार पे वो बैंक आपका पैसा डिपॉजिट कर लेता है और उस पर एक निश्चित इंटरेस्ट आपको देता है। वो 6%, 7%, 8% कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस बैंक में आप ये पैसा जमा करा रहे हैं। फायदा क्या कि आम बचत खाते में, जिसे आप सेविंग अकाउंट कह रहे हैं, 4%, 4.5%, 6% के आसपास आपको ब्याज मिलता है अलग अलग बैंकों में। यहां पे आपको उससे बेहतर ब्याज मिलता है। इससे फायदा क्या कि 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद जब भी आप पैसा वापस लेना चाहते हैं उस वक्त बढ़ी हुई रकम मिलती है, और ये कदरन सुरक्षित होती है, सेफ होती है। पहला कदम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बातचीत जारी रखेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अच्छा, अब एफडी और सेविंग बैंक की तो हमने बात की है, तो पैसा हम बैंक में रख देते हैं, लेकिन
बच्चों को हम थोड़ा थोड़ा दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताना चाहते हैं, क्योंकि अब आपने देखा होगा ना, आपके घर में मम्मी बार बार कहती होगी पापा को सोना खरीदिए, सोना खरीदिए। आपके घर में सोना खरीदा जाता है, ज्वेलरी खरीदते हैं, हाँ कि ना? यस। चलिए, तो सोने में इन्वेस्टमेंट काफी लोग करते हैं। ये बताएं अरुण के बच्चों के लिए सोने में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन्हें वो समझाइए। निवेश का ये तरीका कैसा है? हम लोग जैसा अनिल जी बोल रहे हैं, आम तौर पे और हिंदुस्तानी घरों में किसी न किसी रूप में सोना खरीदा जाता है, चाहे वो जवेरात के रूप में हो, चाहे वो ईंटों के रूप में हो। तो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से सोने में निवेश किया जाता रहा है। बच्चों के लिहाज से सोने में निवेश जाहिर है एक अच्छा उपाय हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपने उसे लंबे समय तक संभाल के रखना है। प्लस जो आपने कहा उसके फायदे क्या हैं, तो फायदे के तौर पे यह है कि एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा धातु है जिसकी कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ती ही रही है, कम होने की संभावना रिलेटिवली तुलनात्मक तौर पे कम रही है। इस लिहाज से अगर 10 साल 15 साल के लिए वो सोना आपके पिताजी माताजी आपके लिए खरीद के रखते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अच्छे रिटर्न के साथ, अच्छे भाव के साथ आपके काम आ सकती है। एक पॉजिटिव साइड उसका ये हो सकता है। नेगेटिव की अगर हम बात करें, चूंकि ये कीमती एसेट है, घर में रखना थोड़ा सा रिस्की होता है, चोरी होने के चांसेस बन जाते हैं, गुम होने पे काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। सोने में अगर आप फिजिकल फॉर्म में निवेश कर रहे हैं तो प्लस तो यही है कि एक लंबे समय में अच्छा रिटर्न आप उससे बना सकते हैं। तो सोना उतना ही खरीदे जितना इन्हें ज्वेलरी पहनने की जरूरत है। जी जी। बाकी निवेश के लिहाज से सोना बहुत ज्यादा न रखें, लेकिन निवेश के लिहाज से जो सबसे बेहतर एक जहां इन्वेस्टमेंट होता है, जहां अच्छा रिटर्न मिलता है, जहां अच्छी कमाई होती है, वो इक्विटी होती है, शेयर होते हैं। अब आप में से मुझे नहीं लगता किसी को पता है, किसी को शेयर मार्केट के बारे में, शेयरों के बारे में पता है? नहीं सुना ना? जानना चाहते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो अमित जी ने ये बताएं कि शेयर होता क्या है। देखिए, जो शेयर होता है, आज कोई भी व्यापारी है जो बिजनेस करता है, छोटी सी दुकान से बिजनेस चालू करता है, तो उसमें क्या है कि उसका जो पूंजी लगता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी पैसा लगता है वो खुद अपना लगाता है। उसी तरह का जब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था, बड़ी कंपनी सेटअप होती है, उस वक्त जो भी पूंजी जुटाई जाती है, वो पूंजी में जो भी उस पर इन्वेस्टमेंट करता है, वो उस हिस्से का जो ओनर होता है, वो इन्वेस्टमेंट करने वाला उस हिस्से का ओनर होता है। मान लीजिए एक कंपनी को सेटअप करने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया का जरूरत है, तो 1 करोड़ रुपया में किसी ने 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट अगर करता है, तो उसका हिस्सेदारी कितना परसेंट होगा? कोई एनी गेस की क्या परसेंटेज होगा उसका? अगर 1 करोड़ रुपया का बिजनेस है, उस बिजनेस में आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका उस बिजनेस में क्या हिस्सेदारी रहा है? बच्चों, कोई किसी का वर्ल्ड गेस है कि क्या परसेंटेज रहा आपका हिस्सा? क्या परसेंटेज? 1%। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो 1% है, आप उस 1% हिस्से की मालिक हो, ऑनर हो। तो इसी तरह का जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है, मार्केट में उनको शेयर लाना पड़ता है, लाने के बाद में वो शेयर एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती है। आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पैसे का, उस हिस्से का आप ऑनर होते हो। उसमें उतार चढ़ाव होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे 1 करोड़ में 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे 1 लाख आपका 2 लाख हुआ या 3 लाख हुआ, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस का प्रोविजनिंग किया हुआ या किस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी होता है। तो शेयर वही है जो कंपनी में आप एक हिस्सा लेते हो, हिस्से को ही शेयर बोलते हैं। अगर शेयर का अगर हिंदी या पंजाबी का मीनिंग देखेंगे तो हिस्सा ही होता है। तो आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हो शेयर खरीद करके। अच्छा, ये शेयर भी पार्टनरशिप की तरह ही है। फर्क क्या है? पार्टनरशिप में 1 2 3 4 पार्टनर होते हैं, ज्यादा होते नहीं है। जो कोई कंपनी बहुत लंबे पार्टनर बनाना चाहती है, बहुत बड़ी संख्या में पार्टनर बनाना चाहती है, मैं आसान शब्द में आपको बता रहा हूं, तो वो शेयर इशू कर देती है। तो जिसको जितना परसेंट का पार्टनर बनना है, जिसको 1 शेयर चाहिए तो वो 1 शेयर भी खरीद सकता है, और जिसको 1% चाहिए 1% खरीद ले, 10% चाहिए 10% खरीद ले। तो अलग अलग लोगों को पार्टनर बनाने का तरीका है, ठीक है ना? आप पार्टनर किस में बनना चाहते हैं? उस बिजनेस में जिसमें आपको कमाई हो, राइट? बराबर है ना? जहां कमाई नहीं हो वहां पार्टनर क्यों बनेंगे? ठीक बात है ना? अब शेयर आपको समझ में आ गया क्या होता है। शेयर बाजार किस किस को पता है? नाम सुना है शेयर बाजार का? सुना है? क्या होता है शेयर बाजार? किसी को आइडिया है? चलिए हम अरुण से पूछते हैं।
शेयर मार्केट क्या होता है, ये इनको समझाइए। देखिए, अभी अनिल जी ने भी बताया और अमित ने बताया शेयर होते क्या हैं। अगर हम ये मान गए, ये समझ गए कि शेयर क्या है, अब उसमें कई सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहला, अगर आप शेयर के मालिक बन गए, आपने किसी कंपनी में कुछ पैसे लगाए, कुछ शेयर आपने ले लिए, आपने लाख रुपए के शेयर, मैं इनका ही एग्जांपल लेता हूं, लाख रुपए के शेयर खरीदे, कुछ समय बाद उनकी कीमत बढ़ के मान लीजिए 1,20,000 हो गई। अब आप उसको बेचना चाह रहे हैं। कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि आप कंपनी के पास गए, आपने उनको कहा कि साहब मेरे शेयर मैंने 1 लाख के लिए थे, अब 1,20,000 के हो गए हैं, आप मुझे 1,20,000 रुपए दे दीजिए और ये शेयर आप अपने पास रख लीजिए। एक तरीका यह हो सकता है, लेकिन यह संभव आमतौर पर इसलिए नहीं होता कि बड़ी कंपनीज में लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर धारक होते हैं। आप जैसे लाखों लोग होंगे, हम जैसे लाखों लोग होंगे जो उसमें पैसा लगा रहे हैं। सबके लिए उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो आए और आप काउंटर पे उनको शेयर दें और उसके बदले में पैसा लें, वो संभव नहीं है। इसके लिए एक एक्सचेंज का गठन किया गया जिसपे आप अपने शेयर्स ऑनलाइन बेच या खरीद सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं तो बेचना चाह रहा हूं, खरीदने वाला कौन होगा? आप जैसे आपने 20% का मुनाफा लिया, लाख रुपए का शेयर आपका 1,20,000 का हो गया, मगर आप उससे पैसा निकालना चाह रहे हैं क्योंकि शायद आपको पैसे की जरूरत है। दूसरा शख्स, आपका पड़ोसी जो आपके मित्र हैं, उनको लग रहा है अभी तो 1,20,000 का ही हुआ है, अगर मैं इस भाव पे भी खरीद लेता हूं, हो सकता है आने वाले समय में ये 1,20,000 से बढ़ के 1,40,000 हो जाए या 1,50,000 हो जाए। बिल्कुल इसी तरह ज्यादातर शेयरों में कुछ लोग बेचने वाले होते हैं और कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं। आप अपना रेट, जिस दाम पे आप बेचना चाह रहे हैं, वो एक्सचेंज में बताते हैं। उस दाम पे अगर कोई खरीदने वाला है तो वो एक्सचेंज के माध्यम से आपके वो शेयर खरीद लेता है। शेयर खरीदने वाले के पास चले जाते हैं और उसके एवज में जो पैसे बनते हैं वो आपके खाते में आ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जहां पे अंजाम दिया जाता है उसे हम एक्सचेंज कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं। मोटे शब्दों में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पहला कदम जारी रहेगा। अच्छा, टैक्स का नाम किसने सुना है? टैक्स, इनकम टैक्स, और कौन कौन से टैक्स होते हैं? कौन से टैक्स का नाम सुना है आपने? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, और कौन सा? टोल टैक्स। टोल टैक्स, वेरी गुड। और इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, टोल टैक्स। अच्छा, ये बताओ, टैक्स देना किस किस को अच्छा लगता है? एक को भी नहीं। क्यों? आपको अच्छा लगता है? वेरी गुड। चलिए, इन्हें टैक्स देना अच्छा लगता है। एक दो लोग हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि टैक्स होता है क्या है, थोड़ा समझ लें। इनकम टैक्स क्या होता है, बताएं सर। इनकम टैक्स सरकार आपकी कमाई के ऊपर लगाती है। क्यों लगाती है, पहले वो समझना जरूरी है, और उसके बाद क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं। तो ये आप समझाए ना, उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। समझिए, आपको आपके पापा ने आइसक्रीम दिलाई, ठीक है? अगर उस आइसक्रीम में से 30%, 25%, 20% मैं खा जाऊं पहले, और फिर बाकी बची हुई आपको आइसक्रीम मिले, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ, दिख रहा है, आपके फेस से दिख रहा है। तो ये जो 20, 25, 30% निकल जाता है ना पहले आपके खाने के पहले, उसको इनकम टैक्स कहते हैं। अब समझाइए साहब। आपने मेरा काम थोड़ा सा मुश्किल कर दिया क्योंकि आपने उसका बैकग्राउंड गलत तैयार कर दिया। बट ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट, देखिए, इनकम टैक्स की जरूरत पहले हम समझते हैं कि सरकार क्यों लगाती है। अगर हम ये समझ गए तो ये समझना ज्यादा आसान हो जाएगा कि इनकम टैक्स वाकई सरकार लगाती है तो वो सही करती है। पहले ये कि आप ये देख रहे होंगे, आप अगर अमृतसर जाते हैं जो कि नियरेस्ट टाउन है, यहां से सड़कें बनी हुई हैं। सड़कें कौन बनवाता है? कौन बनवाता है सड़कें? गवर्नमेंट बनवाती है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, बिजली आपके पास आ रही है। बिजली पैदा कौन कर रहा है? कुछ प्राइवेट कंपनीज भी कर रही हैं, मगर आमतौर पे ये होता है कि गांव में अगर बिजली पहुंचानी है तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। साफ पानी आप तक आए, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। ये सारे काम करने के लिए सरकार को पैसे चाहिए। सरकार कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है, वो पैसा कहां से आएगा?
वो पैसा इन टैक्स के जरिए कलेक्ट किया जाता है। तो अब आप एटलीस्ट ये समझ गए होंगे कि सरकार किस मजबूरी में टैक्स लगाती है, सरकार की क्या वजह है टैक्स लगाने की। सो इनकम टैक्स एक तरीका है जिसके माध्यम से सरकार कुछ पैसा अपने कामों के लिए, जो कि अंततः आप सबके लिए, हम सबके लिए ही खर्च होता है, वो टैक्स के जरिए आपसे लेती है। हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो बात करें, गोल्ड की हमने बात की आपके साथ में, बैंक डिपॉजिट्स की बात की, एक और जो तरीका है वो है म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाने का। अब म्यूचुअल फंड कोई एसेट क्लास नहीं है, गोल्ड प्रॉपर्टी वैसा नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप सब तरह के निवेश कर सकते हैं। तो पहले ये बताएं आप कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड है क्या? जी बहुत बढ़िया। देखिए, म्यूचुअल फंड एक माध्यम है जिसके जरिए आम निवेशक थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक कंपनी को देता है, एक फंड मैनेजर को देता है जो एक काबिल आदमी है, जो इस विषय में जानकारी रखता है और सबसे अच्छी जगह पे जो उसे लगती है वो पैसा निवेश करता है। उसमें जैसा आपने बताया, कुछ शेयर मार्केट में भी लगता है, कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उस पे लगता है, कुछ रियल एस्टेट में भी लग सकता है, गोल्ड में भी लग सकता है, या इनसे संबंधित कंपनियों में ये पैसा लगता है, इस उम्मीद के साथ कि एक समय के बाद ये पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा और वो जो भी मुनाफा आएगा वो सब इन्वेस्टर को, यहां पे मैं अगर आपको इन्वेस्टर मानूं तो आपको वो पैसा मिलेगा। ये इस तरीके से म्यूचुअल फंड निवेश करता है और काम करने का तरीका यही है कि आपसे पैसा लेके उसे उचित जगह पे निवेश करता है, उससे जो भी कमाई होती है वो निवेशकों में वापस बांट दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड एक तरीका है जो आपको शुरुआत में से ही ध्यान में रखना है। जब आप अपने निवेश की शुरुआत करेंगे ना, चलिए शुरुआत में तो आपने एफडी ले ली, वो सब ठीक है, बैंक में डाल दिया ठीक है, लेकिन जब आपको पैसे की शुरुआत करनी है तब म्यूचुअल फंड से करनी है। पहला कदम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम बातचीत जारी रखेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सारे जितने हमारे ये बच्चे हैं, जब पहला इनका पेचेक आएगा, पहली कमाई होगी, तो क्या उस पहली कमाई से इनका निवेश कहां जाना चाहिए, ये बताएं अमिताभ। देखिए, हर किसी का जब ये लोग नौकरी पेशा जीवन व्यतीत करेंगे, चालू करेंगे, उस वक्त हर किसी का एक गोल रहता है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल रहता है। नाउ अगर मैं बात करूं कि अगर शॉर्ट टर्म गोल में जब नौकरी चालू करने के बाद में किसी को बाइक खरीदना है या किसी को कार खरीदना है, तो उनका एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में ध्यान में रखते हुए किस इन्वेस्टमेंट करने का, किस जगह इन्वेस्टमेंट करने का, वो डिसीजन उस वक्त लेना पड़ता है। अभी मैं एक सरल माध्यम बताऊंगा कि एक म्यूचुअल फंड में, जैसा इन्होंने म्यूचुअल फंड का जिक्र किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से किस तरह से रिटर्न हो सकता है। म्यूचुअल फंड एक जरिया है जहां पर रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न अच्छा बन सकता है। अभी इक्विटीज का जैसे हमने बात किया, इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी स्टडी का जरूरत पड़ता है, काफी पढ़ाई करना पड़ता है, कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जैसे अनिल जी ने रेफर किया, फंड मैनेजर फंड को मैनेज करता है। एक फंड मैनेजर जो हर किसी इंडस्ट्री का जानकार होता है, हर किसी कंपनी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखता है, आप अपने पैसा उनको देते हैं आपका पैसा को मैनेज करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जहां पर आपका पहली कमाई जब आप लेते हो, उसे आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न अच्छा होगा। तो आपको म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से कई सारे इन्वेस्टर एक साथ मिलकर कोई अच्छे प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा देते हैं और वो आपका अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं। वो फिक्स इनकम हो सकती है, इक्विटी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो पैसा लगाने का जो काम है ना, वो जो जानकार लोग हैं वो करते हैं। अब जब ये शुरुआत करेंगे, एक और बड़ी चीज है, वो है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस का नाम आपने सुना है? वेरी गुड। अच्छा, किस किस को पता है कि आपके लिए आपके पापा मम्मी ने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है? आपको पता है? वेरी गुड। काफी लोगों को समझ है इंश्योरेंस की, लेकिन फिर भी जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है इंश्योरेंस क्या होता है, ये भी बच्चों को समझाना जरूरी है। जी देखिए, इंश्योरेंस एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है आपको और शायद ये समझ में भी नहीं आएगा इसका क्या मतलब है। मतलब ये है, आज जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, जिन चीजों की आपको आदत पड़ी हुई है, आने वाले समय में अगर वो सोर्स ऑफ इनकम ना हो, अगर
आपका मेन कर्ता जो ये चीजें आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो ना हो, उस स्थिति में भी वो चीज बनी रहे। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आज आप अच्छे घरों से हैं, माता पिता आपके कमा रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति हो कि आपके घर में या मेरे घर में किसी की ऐसी स्थिति हो, वो चल फिर नहीं सकता, वो ऑफिस नहीं जा सकता, कमा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आपके खर्चे तो कम नहीं हो रहे, खर्चे आपके बने हुए हैं। अब अगर मैं कमाऊंगा ही नहीं, वो खर्चे पूरे करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? या भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति पैदा हो कि मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं नहीं रहता, उस स्थिति में मेरे पीछे जो मेरा परिवार है उसके खर्चे बने हुए हैं। मेरा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, उसकी फीस है, उसके खाने पीने का खर्चा है, मेरी वाइफ है, उसके रहने का खाने पीने का खर्चा है। ये तमाम खर्चे तो अपनी जगह खड़े रहेंगे। मेरे अनुपस्थिति में उस खर्चे को कौन पूरा करेगा? या तो मैंने इतनी सेविंग कर रखी हो कि अगले 25 साल 30 साल जब तक मेरे बच्चे और मेरे परिवार जीवित हैं तब तक वो खर्चा पूरा हो पाए, या तो मैं इतनी सेविंग कर लूं, या इंश्योरेंस के माध्यम से मैं ये सुनिश्चित करूं कि मेरे बाद मेरा परिवार किसी किल्लत में ना आए, किसी दिक्कत में ना आए। ऐसी स्थिति में वो आपकी भरपाई को पूरा करने की कोशिश करता है। और जैसा मैंने कहा कि बुरे वक्त में इंश्योरेंस ये सुनिश्चित करता है कि आपकी जरूरतें जो हैं उसको इसके माध्यम से पूरा कर पाए। अगर जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर मान लीजिए मुझे कुछ हो जाता है, मेरे परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाते हैं, 60 लाख रुपए मिल जाते हैं, वो कम से कम उनकी तुरंत की जरूरत और भविष्य की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होता है। ये एक मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दिया। इसी तरह मेडिक्लेम का भी होता है, जिसमें आपकी दुर्घटना, बीमारी को कवर किया जाता है, और ऐसी स्थिति में वो खर्चे आपको वो कंपनी जिसके माध्यम से आपने इंश्योरेंस कराया है वो आपके खर्चे पूरे करती है। आप मोटरसाइकिल, कार, तमाम वाहन का इस्तेमाल करते हैं, इन सब का भी सरकार की तरफ से यह निर्देश है कि आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। सो इंश्योरेंस के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें आप लाइफ भी कवर करते हैं, प्रॉपर्टी कवर करते हैं, घर को कवर कर सकते हैं, अपनी सेहत को कवर कर सकते हैं, और उन सब के पीछे मकसद यही है कि किसी बुरे वक्त में वो आपकी भरपाई कर सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लेंगे हम हमारे तमाम स्टूडेंट्स के सवाल और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स देंगे उनके जवाब। चलिए अब हम आपके सवाल लेंगे। सभी बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट क्यों होता है? कोई 1.5% देती है, कोई 2 देती है, हर एक बैंक का क्यों अलग इंटरेस्ट होता है? बहुत बढ़िया सवाल है, और एकदम इनका जो जानने की इच्छा है वो बहुत बढ़िया। ये पूछना चाहते हैं कि भाई हर एक बैंक अलग अलग ब्याज क्यों देती है, ब्याज की रेट जो है हर बैंक के अलग अलग क्यों? बिल्कुल, आपका सवाल आपने पूछा कि अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज दरें क्यों देते हैं। बढ़िया है। इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप अपने स्कूल के बाद बाहर जाते होंगे, कभी कुछ खाने पीने जा रहे हैं, कभी कुछ खरीदने जा रहे हैं। हर दुकान पे एक चीज का दाम एक ही होता है क्या? अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप पंजाब में अपने आलू के पराठे बड़े फेमस है, ठीक है जी। एक दुकान पे जाएंगे, हो सकता है 20 रुपए का एक पराठा हो, दूसरी पे जाएंगे शायद वो 30 का हो। चीजें दोनों में एक ही डल रही हैं, दाम में क्यों फर्क होता है? सर जितों वधिया चीज मिलूगी उथे तो दाम महंगा होना ही है। बिल्कुल बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। यही चीजें आपके बैंक के एफडी पे लागू होती हैं। जैसे जैसे आप हर बैंक का देखेंगे, जिस रेट पे वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है एफडी पे, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो कितना इंटरेस्ट आपको दे सकता है और वो किस रेट पे लोन ऑफर कर रहा है। बैंक का क्या काम है? बैंक 2 काम करता है। एक, आप लोगों से पैसा लेता है एफडी के तौर पे, उस पे कुछ इंटरेस्ट देता है, और वही पैसा लोन के जरिए जरूरतमंद लोगों को देता है। अगर मान लीजिए, मैं आप एक एग्जांपल लेता हूं, एक बैंक है जो 8% पे आपसे एफडी का पैसा लेता है और 10% होम लोन के तौर पे देता है, 2% बैंक अपने पास रखता है। जाहिर है उसको भी बैंक चलाना है, उसको भी कमाना है। एक बैंक ये करता है। दूसरा बैंक आपसे 9% पे एफडी लेता है, वो होम लोन शायद 10% पे नहीं दे पाएगा, वो 11% पे देगा। सो अलग अलग बैंक
आपसे जिस रेट पे एफडी लेता है और जिस रेट पे होम लोन या पर्सनल लोन या कार लोन देता है, उसके बीच का जो अंतर है, जितना वो कम रखेंगे, जितना कॉम्पिटिटिव रखेंगे, उतना रेट में फर्क रहेगा। अब आप ये बोलेंगे ये तो बैंक का प्रॉब्लम है, मुझे इससे क्या? बिल्कुल ठीक बात है। एज ए इन्वेस्टर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप ये देखेंगे कि जो पीएसयू बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनका सबका करीब करीब मिलता जुलता सा रहेगा, ब्याज दर रहेगा, 19-20 का फर्क रहेगा। जो प्राइवेट बैंक्स होंगे वो शायद थोड़ा सा बेहतर आपको एफडी का रेट देते हैं। और उसके पीछे वजह क्या है? जो बात आपने कही कि जहां बढ़िया चीज होगी वहां पे आपको दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि प्राइवेट बैंक्स बढ़िया हैं, मगर चूंकि सरकारी बैंक के प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा होता है बनिस्बत एक प्राइवेट बैंक के, उनको नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, अपने पास निवेश के लिए प्रेरित करने के लिए उनको इंटरेस्ट थोड़ा सा बेहतर देना पड़ता है। मेरा सवाल है अभी सानू बैंक च पैसा जमा करवाना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस इन्हां च ज्यादा बेनिफिट है? सवाल ये है कि हमें पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराना चाहिए या बैंकों में पैसा जमा कराना चाहिए, किसमें ज्यादा फायदा है? राइट। वैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप चाहें तो बैंक में भी पैसा रखें, चाहे तो पोस्ट ऑफिस में भी रखें, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कितने समय के लिए पैसा रखना है, तो फिर ज्यादातर जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है उनमें आपको थोड़ा सा ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो अच्छा, पोस्ट ऑफिस भी सरकारी है, और अगर आप किसी सरकारी बैंक में भी पैसा डाल रहे हैं तो आप एक काम करिए, पैसा लगाने के पहले दोनों जगह जाइए, ठीक है? बैंक को पूछिए जी मैं 3 महीने के लिए पैसा लगा रहा हूं, 6 महीने के लिए, जितना भी आपको लगाना है, ये 1 साल के लिए लगा रहा हूं, आप कितना ब्याज देंगे? फिर जाइए पोस्ट ऑफिस में पूछ लीजिए आप कितना ब्याज देंगे, जहां ज्यादा ब्याज मिले वहां पैसा लगाना है। सेफ दोनों है। ज्यादा केस में आपको पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा ब्याज ज्यादा मिलेगा, ठीक है? थैंक यू सर। परफेक्ट। जगबीर जी ने सवाल जो पूछा ना, वो सवाल एकदम सही था, क्योंकि अभी से उन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है कि जहां ज्यादा कमाई हो बिल्कुल वहां पैसा लगाना वहां चाहिए। पैसा लगाना चाहिए। तो आपकी सोच एकदम परफेक्ट, सही डायरेक्शन में। चलिए अगला सवाल कौन पूछना चाहता है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, वो किस बेस पे देते हैं? थोड़ा और सवाल को एक्सप्लेन कीजिए। कि आई मीन कि हमारी कितनी इनकम है उनके बेस पे देते हैं कि जहाँ इनकम इक्वली होती है और टैक्सेस भी इक्वली देने पड़ते हैं? ठीक बात है। तो चलिए यही जानना ये चाहती कि टैक्स क्या बेसिस पे दिया जाता है, कितना दिया जाता है? देखिए, बहुत बड़े सवाल है। आमतौर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि मेरी कमाई से टैक्स लग रहा है तो सामने वाले की कमाई से भी टैक्स लगना चाहिए, ठीक है? सबसे बराबर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है कि अगर आपकी कमाई कम है और अगर उस पर भी उतना ही टैक्स लगेगा जितना ज्यादा कमाई वाले को लग रहा है, तो दोनों के हाथ में जो रकम बचेगी उसमें बड़ा फर्क आ जाएगा। तो सरकार ने क्या कर रखा है, अलग अलग स्लैब्स बनाए हुए हैं। मान लीजिए सरकार बोलती है 2.5 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख है तो एक निश्चित रकम 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 10 है तो 20 है, 10 से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। सो सरकार ने इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा है कि हरेक को एक समान टैक्स ना देना पड़े, मगर उसमें भी उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। सो अगर मान लीजिए 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जितने भी लोग हैं, भले ही वो 6 लाख हो, 8 लाख हो, 7 लाख हो, सबको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 से कम है और 2.5 के बीच में है तो आपको सिर्फ 10% देना पड़ेगा। सो जो सवाल आपने पूछा, सरकार ने स्लैब्स बनाए हुए हैं और उसके आधार पे ही सरकार टैक्स लगाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से मेहता गांव में संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा एकेडमी के बच्चों ने आज बड़े इंटरेस्ट के साथ पहला कदम उठाने की कोशिश और इस मुहिम में आज भागीदारी की। ये बच्चे पूरी तरह से जानना और समझना चाहते हैं निवेश की दुनिया के बारे में और साथ ही बचत के बारे में। और आज जिस तरह के सवाल इन्होंने पूछे हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन निवेशक साबित होंगे और अपनी जिंदगी में पैसे की अहमियत को समझते हुए पैसे से पैसा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आज के इस खास शो में मेरे साथ हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं, आप दोनों का, अरुण सिंह साहब और अमित चौधरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें सुनी और अच्छे सवाल पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया। CNBC आवाज पर इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।
focus. Ideate, innovate, enable.